हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान पार्ट 2 चैप्टर 1। और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नेम है ठोसों के यांत्रिक गुण। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले उस होमवर्क को हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्या था? एक क्वेश्चन था आपके पास, आपके सामने। उसमें से मैं बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर बताइए, तो आप लोगों ने उसमें आंसर भेजा भी है। तो देखो क्वेश्चन क्या था। किसी धातु का यंग मापांक 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तथा बल नियतांक 3.6 इंटू 10⁻−9 न्यूटन प्रति एंगस्ट्रॉम है। धातु के परमाणुओं के बीच की औसत दूरी क्या होगी? तो हमको फार्मूला पता है। क्या फार्मूला होता है? K = Y इंटू R0, जहाँ पे क्या है? स्प्रिंग का अंतरा परमाणु बल नियतांक है ना, अंतरा परमाणु नियतांक, या सिर्फ आप यहाँ पे बल नियतांक बोला है। तो यहाँ पे K की वैल्यू हमको पता है 3.6 10⁻−9। और Y क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलो या यंग मापांक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हमको निकालना है R0, R0 की वैल्यू। हमको R0 फाइंड करना है। तो R0 हम बोल सकते हैं K/Y। बट यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको यूनिट क्या पूछा है, वो R0 की। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में पूछा है। चारों ऑप्शन देखो, आपको यूनिट दिख रहा है कि एंगस्ट्रॉम पूछा है ना। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे। देखो K कितना दिया है? K दिया है मेरे को 3.6 10⁻−9। देखो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आप कोई भी क्वेश्चन करो, लेकिन उसमें यदि आप यूनिट का ध्यान नहीं दोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपकी वैल्यू कितना भी आ रहा है बट आप यूनिट का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कुछ भी सॉल्व करो, यूनिट का जरूर ध्यान दो। तो देखो हमको आंसर लाना है एंगस्ट्रॉम में, और K की वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में, न्यूटन प्रति एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगला यूनिट क्या, अगला क्या है? Y की वैल्यू है ना। Y कितना है? Y दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻11। Y कितना है? 1.2 इंटू 10⁻11। और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मीटर है इसको चेंज करेंगे एंगस्ट्रॉम में। तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होता है? एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। या आप लोग ऐसा पढ़े होगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। बात एक ही, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। इसको आप रिवर्स करोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं यूनिट जब चेंज करूँगा तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो प्रति मीटर स्क्वायर है, मैं मीटर स्क्वायर के स्थान पर लिख सकता हूँ। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये 1 मीटर की वैल्यू हुई, स्क्वायर था तो मैं स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 10⁻10 का होल स्क्वायर करोगे 10⁻20, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? y। ठीक है, यूनिट चेंज कर लिया मैंने। अब देखो हमको निकालना है R0 की वैल्यू। तो R0 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से दूसरा स्क्रीन लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन, बट वैल्यू याद रखना। हाँ, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई पहले कर देता हूँ। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻11 मीन्स -9। ये क्या हो गया? इसका यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति एंगस्ट्रॉम स्क्वायर ना। हमको निकालना क्या है? R0 निकाल। R0 क्या है? K/Y। K कितना है? K है मेरा 3.6 10⁻−9। 3.6 10⁻−9 यूनिट के साथ लिख दो इसको। यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति एंगस्ट्रॉम। न्यूटन प्रति एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डिवाइड बाई ये क्या है? 1.2 इंटू 10⁻−9 न्यूटन प्रति एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻−9 से कैंसिल हो जाएगा, और 1.2 3 टाइम जाएगा ना, 12×3 = 36, 3 आ गया। और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा,
एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल होगा, तो यहाँ पे देखो एंगस्ट्रॉम स्क्वायर है तो एक एंगस्ट्रॉम बचेगा, वो ऊपर जाके आ जाएगा एंगस्ट्रॉम और वैल्यू कितना है 3, तो 3 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फिजिक्स में आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले तो आप उसको यूनिट ध्यान से दो, ध्यान से लिखो, और जब सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट को भी सॉल्व करो। देखो जब जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट को सॉल्व किया तो हमें पता चला यहाँ पे एंगस्ट्रॉम स्क्वायर था और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, जब ये ऊपर जाएगा तो एंगस्ट्रॉम से एक एंगस्ट्रॉम कैंसिल होगा, ओनली 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे बचेगा ना, तो आंसर हो जाएगा 3 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लो आप जिसको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर का पहला टॉपिक है प्रतिबल। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इसके पहले मैंने प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ा था, उसका कोई डेफिनेशन पढ़ा था, प्रत्यास्थता की सीमा के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ने जा रहे हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। प्रतिबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? एक बार देख लो आप लोग। डेफिनेशन क्या है? साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा रुको एक सेकंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। अब देखो ये डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। माना किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीन्स ए, क्षेत्रफल ए पर बाह्य बल F लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु विरूपित हो जाती है। विरूपित मीन्स डिफॉर्म्ड हो जाती है वस्तु, वस्तु का आकार बदल जाता है। यदि साम्यावस्था में वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश है तो प्रतिबल क्या होता है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश बटे क्षेत्रफल A। प्रतिबल का ये फार्मूला याद रखना, फार्मूला बहुत हेल्पफुल है, बहुत से क्वेश्चन इसे सॉल्व होंगे। तो प्रतिबल का डिफिनेशन होता है, किसी वस्तु पे यदि मैं बल लगाता हूँ, सपोज ये कोई वस्तु है, इसको आप जब F बल से लगाओगे, ठीक है, तो यदि वस्तु यहाँ पे फिक्स नहीं है तो ये घूम जाएगा, मीन्स वस्तु आगे बढ़ जाएगी। बट अगर मैं इसको रोक के रखा हूँ, मीन्स अपना वस्तु ऐसे है कोई, ठीक है, डायग्राम सही नहीं बन रहा है, और ये मान लो फिक्स है यहाँ पे, ये घूम नहीं सकता। ठीक, आप इधर से जब बल लगा के इसको पुश करोगे, धक्का दोगे, तो क्या करेगा? अंदर मूव नहीं करेगा ना, तो मूव नहीं करेगा, बट जितना बल आप इधर से लगा रहे हो उतना ये रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा कि किसी वस्तु पे यदि आप बल लगाते हो तो उसमें बराबर या और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। तो वही देखो, मैंने इस पर मान लो F बल लगाया, तो दीवार इस पर कितना रिएक्शन प्रोवाइड करेगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और F डैश के बराबर रिएक्शन बल प्रोवाइड करेगा। रिएक्शन बल इसी को बोलते हैं, इसी को यहाँ पे नाम दिया गया आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिक्रिया बल कितना उत्पन्न होगा? F डैश ना, वही यहाँ पे बोला है आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश, और इसका जो क्षेत्रफल है, सपोज ये सिलेंड्रिकल है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? H = पाई आर स्क्वायर ना, तो F डैश डिवाइड बाई A, यही होता है प्रतिबल। आंतरिक प्रतिक्रिया बल और क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। ओके, अब आगे देखो, आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी क्षेत्रफल A पर ही क्रिया करता है। देखो जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि यदि ये वाला क्षेत्रफल A है तो ये वाला भी क्षेत्रफल A होगा, मीन्स F बल जिस क्षेत्रफल पे काम कर रहा है उसी क्षेत्रफल पे F डैश भी काम कर रहा है। वही वहाँ पे पहला लाइन में लिखा है कि आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी A क्षेत्रफल A पर ही क्रिया करता है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल को नापने का कोई साधन नहीं है, परंतु साम्यावस्था में यह बल विरूपक बल F के ठीक बराबर होता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मैंने जो बोला कि किसी वस्तु पे आप F बल लगा रहे हो तो उस पर विपरीत दिशा में
प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है एफ डैश, तो हमको एफ डैश का मेजरमेंट करने का कोई साधन नहीं, बट हमें न्यूटन ने बताया था कि जो एफ डैश होगा ये एफ के बराबर ही होता है प्रैक्टिकली, तो एफ डैश को हम लोग एफ के बराबर कर सकते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन, एक फार्मूला ये भी बनता है कि प्रतिबल बराबर विरूपक बल बटे क्षेत्रफल, एफ बटे ए। प्रतिबल बराबर विरूपक बल बटे क्षेत्रफल, इस फार्मूला को आप लोग याद रखना, ठीक है। प्रतिबल का एसआई मात्रक, मात्रक कैसे निकालोगे? किसी भी मतलब क्वांटिटी का मात्रक निकालना बहुत आसान होता है। उसका अगर फार्मूला आपको पता है तो आप उसका मात्रक आराम से निकाल सकते हो। प्रतिबल क्या होता है? विरूपक बल, बल कुछ भी हो उसका मात्रक न्यूटन ही होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल क्यों? हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है? दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो वहां से हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल, तो इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो, बात एक ही है। तो था इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? फार्मूला हमको पता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन को आप एमकेएस में तोड़ लो। न्यूटन कैसे निकालोगे? एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है, एम इंटू ए। एम मीन्स मास, मास किस में होता है? केजी। और ए क्या है? एक्सेलरेशन मीन त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना त्वरण, तो आप न्यूटन के स्थान पर लिख सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको आप और थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर ना। तो इसको आप जब विमीय फार्मूला में लिखा हुआ तो किलोग्राम क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, किलोग्राम के लिए प्रतीक होता है एम और मीटर के लिए एल, बट 1/, में है तो एल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एल पावर -1, और एस स्क्वायर है बटे में एस स्क्वायर तो ऊपर जाएगा। सेकंड को हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम, t-2, तो यहाँ से भी मिल जाएगा विमीय सूत्र एम एल -1 t-2, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी फार्मूला पता हो तो उसका आप मात्रक निकाल सकते हो और उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हो, बहुत आसान काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल के प्रकार, अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबल मैंने पढ़ा आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल, ये कितने प्रकार का होता है। तो क्या है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेज ना। किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु पर विरूपक बल किस प्रकार लगाया गया है। इस आधार पर प्रतिबल निम्न 2 प्रकार का होता है। प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? अभिलंब प्रतिबल, और दूसरा क्या होता है? क्या होता है उसको हम अभी आगे आगे बताएंगे क्या होता है। देखो, अभिलंब प्रतिबल पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। दूसरा क्या है? स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। तो पहले हम लोग अभिलंब के बारे में पढ़ते हैं। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस, इसे नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अभिलंब मीन परपेंडिकुलर या नॉर्मल। जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। देखो, ये एक टाइप का प्रतिबल है, तो फार्मूला जो इसका डिफिनीशन होगा सेम ही होगा, मीन्स एक तरीके से आंतरिक प्रतिक्रिया बल होगा और डिवाइड बाई क्षेत्रफल, बट ये बस डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसे लगा रहे हो, उसी के आधार पर हम लोग बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल है या स्पर्श रेखीय प्रतिबल है। तो जो बेसिक डिफिनीशन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अभिलंब प्रतिबल बेसिक डिफिनीशन तो सेम रहेगा। तो वही यहाँ पे देखो, अभिलंब प्रतिबल, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबोत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। इसको अगर आपको समझना है, एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक बना रहा हूँ क्यूब, क्या? क्यूब, क्यूब मतलब घन। मैं एक घन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो थोड़ा घन की तरह दिख रहा है। यदि मैं इस पे इधर से फोर्स F लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये इधर पूरा फिक्स है, मीन्स ये इधर घूम नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे दीवार नहीं लगाऊंगा मैं तो ये आगे बढ़ जाएगा,
किसी वस्तु है, अगर आप इसको इधर फोर्स एफ लगा के धक्का दोगे तो आगे बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे सपोज दीवार है, ये आगे नहीं घूम सकता, तो क्या होगा, और इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल कैसे निकालो, अगर इसकी भुजा ए है तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा ना। एक सतह का क्षेत्रफल देखो, जैसे एफ फोर्स लग रहा है, इस सतह के लंबवत है ये, ठीक, इस क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं ए है। यदि ए वाला क्षेत्रफल ए है तो ये भी तो ए होगा ना, क्योंकि ये क्यूब है, इसकी सभी सतहों का क्षेत्रफल सेम होगा ना, ए होगा। और देखो, यदि मैं बोलूं कि यहाँ पे आंतरिक प्रतिक्रिया बल कितना है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, इस पे सपोज यहाँ से एफ लगा रहा हो तो इधर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक रिएक्शन मिलेगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो एफ ये है तो एफ डैश है सपोज ये, तो प्रतिबल का फार्मूला होगा एफ डैश डिवाइड बाई ए। ये नॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि ये सतह के लंबवत लग रहा है, देखो ये सतह है, इस पे से लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सतह के लंबवत। अगर मान लो कोई सतह ये है, इसके लंबवत मतलब ऐसे लगेगा ना, लंबवत होगा। और ये सतह मान लो अगर इस पर ऐसा फोर्स लगाऊं तो स्पर्श रेखी हो जाएगा, और इस पर ऐसा फोर्स लगाऊं तो लंब। देखो इसको इस सतह से आप समझ सकते हो, स्पर्श रेखी। और ये पहले क्यूब को आप विजुलाइज करो कि ये क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सपोज ऐसा कोई क्यूब है और इस पर आप फोर्स ऐसे लगाओगे तो ये बोलेंगे मैं लंबवत है, ये सतह है, मीन्स ये ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हो तो हम बोलेंगे लंबवत है, और इसको मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो ये स्पर्श रेखी हो जाएगा। तो आप फोर्स की डायरेक्शन क्या है उसके आधार पे इसको डिवाइड कर सकते हो, ये कौन सा प्रतिबल होगा, अभिलंब होगा या कौन सा होगा ना। तो प्रतिबल है, तो कोई भी प्रतिबल हो, बेसिक रूल तो वही होता है ना कि उत्पन्न प्रतिक्रिया बल और क्षेत्रफल का अनुपात ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल वस्तु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर निम्न दो प्रकार का होता है। ये निम्न दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और दूसरा संपीड़न प्रतिबल, सॉरी अनुदैर्ध्य प्रतिबल और दूसरा है आयतन प्रतिबल, ठीक है। तनन और संपीड़न तो इसी का पार्ट हो जाएगा, देखो बताता हूँ मैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन हो तब उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यहाँ पे यही बोल रहा है कि यदि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उससे केवल वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो, बाकी अदर डायमेंशन जो है वो चेंज ना हो, तो हम लोग उसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के आधार पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी दो प्रकार का होता है। मीन्स बोला लंबाई में यदि आप बढ़ोतरी कर रहे हो या कमी कर रहे हो, उस आधार पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल दो प्रकार का होगा। तनन प्रतिबल मीन्स यदि लंबाई बढ़ेगी तो हम बोलेंगे वो तनन प्रतिबल है, और यदि लंबाई कम हो रही तो बोलेंगे हम लोग संपीड़न प्रतिबल है वो। तनन प्रतिबल मीन टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब तनना या खींचना, टेंसाइल स्ट्रेस ना, ये हो जाएगा तनन प्रतिबल, ओके। अब देखो तनन प्रतिबल क्या है, यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है अथवा लगाए गए बल की दिशा में विस्तार होता है तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग तनन प्रतिबल कहते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन तो वही है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। अब तनन प्रतिबल है मतलब वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो रही है, जब मैंने फोर्स लगाया, सपोज अभी इतना लेंथ है, बाद में लेंथ इतना हो गया तो लंबाई में वृद्धि हुआ, तो इसे हम लोग बोलेंगे तनन प्रतिबल, ओके। यदि लंबाई मान लो मैंने फोर्स जब लगाया तो इसका लंबाई बढ़ गया ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे तनन प्रतिबल। ऐसे मान लो फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे रखता, फोर्स जब ऐसे लगता तो मैं कंप्रेस करता इसको,
जब कंप्रेस करता है तो लंबाई कम हो जाता। देखो तनन प्रतिबल को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है, डेफिनेशन तो मैं बोल चुका हूँ, बट एक बार और देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तनन प्रतिबल यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है अथवा लगाए गए बल की दिशा में विस्तार होता है तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को तनन प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। यदि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बेलनाकार छड़ के दोनों सिरों पर बाहर की ओर F बल लगाने पर उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाए तब छड़ में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा? उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल छड़ में उत्पन्न तनन प्रतिबल क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो तनन प्रतिबल F डैश बटे, समझो इसको, ये कोई एक सिलेंडर है, बेलन है, इस पर मैंने फोर्स F लगाया, दोनों तरफ फोर्स F लगाया। फोर्स F लगाने से क्या हुआ? क्षेत्रफल इसका A है। ये क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अगर आपको इसको त्रिज्या मिल जाए तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो ना, पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब मैंने फोर्स लगाया तो इसकी टोटल लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा एल। मीन्स पहले इतना था, अब ये खींच के इतना और बढ़ गया। देखो ये डॉट डॉट से लिखा है ना, ये इतना, तो इतना और बढ़ गया, तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा एल। किसी बेलन में यदि आपने फोर्स एफ लगाया और उसमें लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हुआ तो एफ बाई ए, एफ बाई ए को हम लोग बोलेंगे तनन प्रतिबल बोलेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगाने से उसकी लंबाई बढ़ रही है, इसलिए इसको तनन प्रतिबल बोलेंगे। यही अगर लंबाई घटती तो उसे हम लोग संपीड़न प्रतिबल बोलेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। संपीड़न प्रतिबल इसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है। संपीड़न प्रतिबल ये क्या होता है? यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में कमी होती है अथवा वस्तु संपीड़ित होती है, संपीड़ित मतलब कमी, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब गैस है उसको जब प्रेशर लगाओगे, दबाओगे गैस को प्रेस करोगे तो उसका आयतन कम होगा, इसे हम लोग बोलते हैं गैस संपीड़ित हो रही है। संपीड़ित मीन आयतन कम हो रहा है। ठीक है। तो उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को संपीड़न कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ओके। उसी तरीके से एग्जांपल यहाँ भी समझ लो, यदि एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एल लंबाई हो गया, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बेलनाकार छड़, इसका आकार देखो बेलनाकार है, के दोनों सिरों पर अंदर की ओर एफ बल लगाने पर, अंदर की ओर देखो, यहाँ पे मैं इसको अंदर की ओर दबा रहा हूँ ना एफ, इसका ओरिजिनल पोजीशन इतना था, यहाँ पे ऐसा था ओरिजिनल में, और जब अंदर की ओर मैंने इसको प्रेस किया, दबाया, अंदर की ओर जब मैंने दबाया, बल लगाया, तो उसकी लंबाई में डेल्टा एल की कमी हो, डेल्टा एल की कमी हो। देखो पहले इतना था पोजीशन, अब यहाँ पे आ गई छड़, मैंने बल लगाया तो छड़ यहाँ से यहाँ आ गई, कितना कमी हुआ? डेल्टा एल की। तो इस तरीके से जो, तो इसमें उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल होगा एफ बाई ए, फोर्स बटे एरिया। ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि होगी तो तनन प्रतिबल होगा, और लंबाई में कमी हो रही है तो संपीड़न प्रतिबल होगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। आयतन प्रतिबल या वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, और इसे हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। यदि किसी वस्तु की सतह के प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत लंबवत विरूपक बल के कारण वस्तु की ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहते हुए, वस्तु की ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहते हुए, इसका मतलब देखो यहाँ पे कोई ये है, सपोज गोलाकार वस्तु है ना, मीन्स कोई ये सपोज मान लो पानी में कोई एक बुलबुला बना हुआ है, ठीक, या पानी में कोई एक बॉल है, गेंद है, रबड़ का बॉल है, ठीक है, तो इसको जब पानी में डालोगे तो जैसे जैसे नीचे जाएगा उस पर दाब बढ़ेगा, ये दाब जो होगा हमेशा सतह के लंबवत होगा। देखो इस तरीके से फोर्स लगाएगा ना ये, तो इसका मान लेते हैं मैं ओरिजिनल पोजीशन इतना है, ठीक है, तो जब इसमें बल लगाया तो इसका आयतन कम हो जाएगा धीरे धीरे, तो मान लो ये कमी कितना है? डेल्टा भी कमी हो रही है। ठीक है ना। वही देखो, ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहते हुए, ज्यामितीय आकृति इसका अपरिवर्तित इसलिए रह रहा है क्योंकि सभी दिशाओं में बराबर फोर्स लगा। देखो यहाँ से जितना बल लगेगा वहां से इतना भी बल यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी उतना बल लगेगा। इसका मतलब जो कंप्रेस हो रही है हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट में कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए इसका ज्यामितीय आकृति चेंज नहीं होगा। ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहते हुए केवल उसके आयतन में परिवर्तन होता है, बस उसका आयतन। जैसे देखो अभी गोला है, तो जब इसमें मैंने मान लो फोर्स लगाया इधर से सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाया सतह के लंबवत, तो बाद में क्या होगा? इसका शेप छोटा हो जाएगा, बट ये अभी भी गोला ही रहेगा।
ठीक, तो वही बोला है कि ज्यामितीय आकृति या परिवर्तित रहते हुए, मीन्स जो ज्यामितीय आकृति पहले थी वही ज्यामितीय आकृति अभी भी रहेगी, बट उसका आयतन चेंज हो गया। सपोज ये जो चेंज हुआ आयतन में, पहले इतना आयतन था और अब इतना आयतन हो गया, तो ये आयतन में कितना चेंज हुआ मान लेते हैं डेल्टा वी, आयतन में चेंज हुआ डेल्टा वी, ठीक है, परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। तो इस तरीके से जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में बल कार्य करता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल कहते हैं। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब प्राप्त होती है जब किसी गोले को द्रव में उच्च दाब स्थिति में ले जाते हैं। दाब ज़्यादा होगा तभी उसका आयतन कम होगा ना, तो ये वही एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे डायग्राम थोड़ा आई थिंक सही से बना नहीं है, डायग्राम इसको ऐसा बनाना चाहिए था, मीन्स ऐसा, और जो ये फोर्स लग रहा है ना इसको बाहर सतह पे दिखाना चाहिए था। यहाँ पे फोर्स लगाया है तो बाद में क्या है, ये कंडीशन आएगा, ठीक है, तो ठीक है दिखाया, बट यहाँ पे फोर्स लगा होगा तब ऐसी कंडीशन आई होगी, और आयतन में कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा वी का। तो इस स्थिति में जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम लोग आयतन प्रतिबल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयतन उसका पूरा चेंज हो जा रहा है, बट ज्यामिति उसका कांस्टेंट है। जैसे गोला पहले था तो बाद में भी वो गोला ही रहेगा, ठीक, तो ये आयतन प्रतिबल हो गया, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट आता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। मैंने बताया था कि लगने वाले वस्तु पे लगने वाले बल की दिशा के आधार पर जो प्रतिबल है वो दो प्रकार का होता है, पहला अभिलंब प्रतिबल और दूसरा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल में क्या था, जो फोर्स लग रहा था वो सतह के लंबवत लगता था, बट यहाँ पे क्या होगा, सतह के समांतर लगेगा। स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंशियल और सियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल और सियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और सियरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है, जब किसी वस्तु की सतह पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समांतर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समांतर स्पर्श रेखीय दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है, तब वस्तु का वह तल जिस पर बल लगाया गया है विपरीत तल के सापेक्ष विस्थापित हो जाता है। इसका मीनिंग समझो, जैसे कोई क्यूब है ना, क्यूब देख लो, दिख रहा होगा, ये क्यूब है, इस पे क्या है, किसी सतह के समांतर, मान लो ये वाला सतह मैं लेता हूँ, मैंने ये वाला सतह कंसिडर किया है, ये वाला सतह देखो, ये प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये वाला सतह के समांतर, इसके समांतर ये होगा, और इसके लंबवत क्या होगा, ये लंबवत होगा, बट हमको लंबवत नहीं देखना है, हमको सतह के समांतर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सतह के समांतर जब कोई बल F लगा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बल F लगा के इसको खींच रहा हूँ इसे, जब इस पे F फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये वाला ऐसे डिफॉर्म होगा ना, जैसे कोई वस्तु है, ये फिक्स है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है ना स्थिर, ये फिक्स है, यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा। तो आप इसको अगर इस तरीके से बल लगाओगे, ठेलोगे ऐसे, तो क्या होगा, इसका ऊपर वाला सतह जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, इसे यहाँ पे भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसको मैं क्लियर कर दूँ तो आपको दिखेगा। देखो जब मैंने F फोर्स लगाया तो ये ऊपर वाला सतह पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे ये भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये सब में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो जब इस वस्तु को आप ऊपर से धक्का दोगे ऐसे ही तो ये आगे बढ़ेगा ना, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे फिक्स है पूरा, ये मूव नहीं कर पाएगा, ये घूम नहीं सकता, इसलिए ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि आपने इसको इस डायरेक्शन में बल दिया है ना, इसको ऐसे धक्का दे रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। यदि आप इस तरीके से धक्का देते तो इधर आगे बढ़ता ना, तो विपरीत तल के सापेक्ष विस्थापित हो जाता है। मान लो डेल्टा एक्स विस्थापित हुआ, मीन्स ये वाला यहाँ पे था, इसके सापेक्ष देखो ये फिक्स था ना पहले, इसके सापेक्ष अब ये तल ऐसा हो गया, तो ये कितना विस्थापित हुआ ऊपर, डेल्टा एक्स, ठीक है। यदि ये डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाता है, अतः वस्तु की केवल आकृति परिवर्तित हो जाती है, जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे आयतन उसका अपरिवर्तित रहेगा, देखो क्योंकि जैसे जो पहले आयतन था अभी भी आयतन वही रहेगा, बस अंतर क्या हुआ है कि जो पहले ये ऐसा था साइड, ये ऐसा हो गया है, जितना इधर घूमा है उतना उधर भी घूमा है। मीन्स यहाँ पे देखो अब जितना इधर आयतन कम हुआ है, यदि मैं बोलूँ कि उसका आयतन इतना कम हो गया ना, तो बोलोगे ठीक है, यहाँ पे देखो उसका आयतन उतना बढ़ा भी है, मीन्स उसका आयतन चेंज नहीं हुआ है, जितना कम हुआ उतना बढ़ा है।
इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। तो ऐसा स्थिति में जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल मीन्स इस ए एरिया में एफ बल कार्य कर रहा है, तो उसका प्रतिबल कितना हो जाएगा, एफ बाई ए। यही तो अभी तक हम लोग पढ़े ना, बस ये सब डिफरेंट केसेज हैं, बाकी फार्मूला तो वही एफ बाई ए। यहाँ पे देखो, यदि किसी वस्तु के ए पृष्ठ क्षेत्रफल वाली सतह पर एफ बल स्पर्श रेखीय दिशा में लगाने पर यह पृष्ठ विपरीत तल के सापेक्ष डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाता है तथा वस्तु का प्रत्येक ऊर्ध्वाधर तल थीटा कोण पर विस्थापित हो जाता है। मीन्स जो एंगल बना है थीटा एंगल है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना, ऊर्ध्वाधर तल थीटा पे विस्थापित हो जाता है, तब वस्तु पर कार्यरत स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल होगा एफ बाई ए। ठीक, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बता दी हूँ, आप इसको नोट कर लो अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ये ऊपर वाला जो सतह था ये वर्टिकल अब इतना थीटा एंगल से रोटेट हो गया, घूम गया ना थीटा, तो इस स्थिति में जो प्रतिबल होगा एफ बाई ए होगा। अगला आएगा विकृति। विकृति क्या होता है, विकृति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। विकृति, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई है। ऐसी स्थिति में वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति कैसे डिफाइन किया गया है, ये बोला है कि यदि आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो तो वस्तु विरूपित हो जाएगी, मीन्स उसका आकार बदल जाएगा। तो वस्तु के आकार में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन को हम लोग विकृति कहते हैं। इसको एक बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेते हैं हम लोग, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होता है विकृति। तो मैं इसको वही सिलेंडर वाला एग्जांपल लेता हूँ कि एक सिलेंडर है अपने पास, इसका लंबाई एल है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसको मैंने फोर्स ए लगा के खींचा, बोलोगे ठीक है, तो क्या होगा, इसका लंबाई में चेंज होगा। सपोज इसका लंबाई डेल्टा एल बढ़ गया, कितना बढ़ा, डेल्टा एल, मीन्स अभी लंबाई इसका इतना हो गया। ठीक है, लंबाई वैसे दोनों तरफ बढ़ता है। ठीक है, जब आप इसको खींचोगे, ऐसे था पहले, तो थोड़ा सा इधर बढ़ेगा और थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, तो बट मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि दोनों को मिला के लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हुआ। तो मीन्स किसी एल लंबाई के क्षण को जब आपने खींचा और उसमें परिवर्तन डेल्टा एल हुआ, तो भिन्नात्मक परिवर्तन कितना हुआ, मीन्स चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल। इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दो, मीन्स बटे इनिशियल वैल्यू डेल्टा एल बाई एल, इसे हम लोग बोलते हैं विकृति। मीन्स कितना परिवर्तन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, मीन्स पहले कितना था, उसकी लंबाई पहले थी एल, अब कितना हो गई, डेल्टा एल चेंज हो गई ना, तो डेल्टा एल बाई एल को हम लोग बोलते हैं विकृति। ये हुआ इसका मैथमेटिकल फॉर्म। आगे आप लोग पढ़ोगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, मीन विकृति के डिफरेंट फॉर्म, भिन्न भिन्न प्रकार की विकृति होती है, उस आधार पर भिन्न भिन्न फार्मूला भी होता है। तो विकृति एक अनुपात है, जैसे कि मैंने बताया कि विकृति क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो लंबाई का मात्रक, ऊपर का मात्रक क्या होगा, मीटर, डेल्टा एल मीन चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन का मात्रक मीटर और नीचे एल है, मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ये मात्रकहीन होती है, विमाहीन होती है विकृति ना। विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, तथा यह एक विमाहीन राशि है। इंपॉर्टेंट है, नोट करके इसको लिख लेना कि विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई, आयतन अथवा आकार में परिवर्तन के आधार पर वस्तु में उत्पन्न विकृति तीन प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने फार्मूला बताया अभी, प्रतिबल डिफरेंट प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से जो विकृति होती है वो भी कई प्रकार की होती है। देखते हैं एक एक करके। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल मैंने बताया था कि यदि वस्तु पे बल लगाने से केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है तो हम लोग उसके अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो उसके आधार पर विकृति को डिफाइन किया गया, अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। जैसे आपने वहाँ पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल को डिफाइन किया था, उसी तरीके से यहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृति को भी डिफाइन करेंगे। तो अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया था, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई डेल्टा एल बाई एल।
विकृति का फार्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन आएंगे इसी फार्मूले से, ठीक है। प्रतिबल क्या होता है, एफ बाई ए होता है, और विकृति क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। ओरिजिनल फार्मूला यही है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जैसे आप चेंज करोगे बल की दिशा, उस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। आगे देखते हैं, सेकंड है आयतन विकृति। आपने आयतन प्रतिबल भी पढ़ा था कि वस्तु पे यदि वो वाला एग्जांपल देखा था ना, वी वॉल्यूम भी था, जब चारों तरफ से इसमें सभी डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा था तो इसका आयतन कम हो गया था, और कमी कितना हुआ, डेल्टा वी। तो जैसे वहाँ पे मैंने लेंथ के फॉर्म में डिफाइन किया कि डेल्टा एल बाई एल विकृति होता है, वैसे यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि डेल्टा वी बाई वी विकृति होता है। जैसे वहाँ पे आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, वैसे यहाँ पे आयतन विकृति में आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन विकृति डिफिनेशन देख लो एक बार। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यदि विरूपक बल वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति आयतन विकृति कहलाती है। आयतन विकृति का फार्मूला होता है आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी डिवाइड बाई प्रारंभिक आयतन, मीन्स डेल्टा वी बाई वी, ये होता है आयतन विकृति, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट विकृति है अपरूपण विकृति। जिस तरीके से वहां पे हमने बताया था थर्ड प्रतिबल क्या था, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, मीन्स स्पर्श रेखीय प्रतिबल में जो बल लग रहा था वो सतह के समांतर लग रहा था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समांतर, जो वहां पे एग्जांपल में लिया था सेम एग्जांपल यहाँ पे देखो। इसमें मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये वाला सतह थोड़ा सा आगे आ जाएगा। देखो ये ओरिजिनली इतना था और जब मैंने फोर्स लगाया तो ये थोड़ा आगे आ गया ना। तो वही एग्जांपल है, ये एंगल थीटा है और मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ में परिवर्तन हुआ है डेल्टा एक्स हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति कहलाता है। इसको आप लोग अपरूपण प्रतिबल से रिलेट कर सकते हो। यदि एल भुजा की एक घनाकार वस्तु का पृष्ठ ए बी सी डी स्थिर है, पृष्ठ ए बी सी डी, इसको नाम दिया है ए बी सी डी, ये पृष्ठ ए बी सी डी हो गया, स्थिर है, तथा इसके विपरीत पृष्ठ जी एच आई जे, ये वाला पृष्ठ पे जब मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ पर स्पर्श रेखीय बल, ये इंपॉर्टेंट है कि बल कैसा लगेगा, स्पर्श रेखीय बल एफ लगाने पर यह पृष्ठ स्थिर पृष्ठ के सापेक्ष डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाता है। मीन्स स्थिर पृष्ठ ये है, इसके सापेक्ष ये डेल्टा एक्स, वो शायद गलत दे दिया है, डेल्टा एक्स वो नहीं होगा बल्कि डेल्टा एक्स कहाँ गया है मार्क्स, देखो जो डेल्टा एक्स है ये वाला वैल्यू होगा डेल्टा एक्स, ठीक है। जो ये वाला लेंथ चेंज हो रहा है ये डेल्टा एक्स है, ये गलती से डेल्टा एक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये डेल्टा एक्स है के सापेक्ष डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाता है तथा वस्तु का प्रत्येक ऊर्ध्वाधर तल थीटा कोण से विस्थापित हो जाता है। मीन्स पहले ऐसा था, पहले स्ट्रेट था, अभी थोड़ा से रोटेट हो गया ऐसा, तो कितना कोण से घूमा है, थीटा। सभी तल देखो, यहाँ भी थीटा कोण, ऐसे पीछे देखोगे ये भी थीटा कोण और ये भी थीटा एंगल से रोटेट हुआ है ना। तब वस्तु में उत्पन्न अपरूपण विकृति क्या हुआ, डेल्टा एक्स बाई एल, मीन्स कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एक्स बाई एल, इसे बोलते हैं अपरूपण विकृति। और डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि डेल्टा एक्स बाई एल क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इजिकल टू डेल्टा एक्स बाई एल। सामान्यतः कोण थीटा अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये थीटा बहुत छोटा है तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं थीटा। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मीन जो tan थीटा है वो थीटा के बराबर होगा, अतः अपरूपण विकृति हो जाएगी थीटा या tan थीटा, मीन्स जो डेल्टा एक्स बाई एल वैल्यू आया है यही हमारा क्या है, अपरूपण विकृति डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है। या थीटा बोल दो इसको, या थीटा बोल दो, यही होता है अपरूपण विकृति, हो गया। तो आज के इस लेक्चर तक में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग हुक्स लॉ। यदि दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कुछ प्रॉब्लम हो तो, और वीडियो को शेयर करो जिससे कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। और चैनल को जब सब्सक्राइब करना तो वहाँ पे बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद और देखते रहिए मेरे चैनल को, ठीक है।